बारिश हुई और किस तरह यहाँ पे हमें देखने को मिला कि कौन से चैलेंज जो एज कम्पेयर टू वेस्टर्न टेक्सटाइल्स इनको देखने को मिले थे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये जो इंडिया है, यहाँ पे जो इंटरनेशनल मार्केट हुआ करता था, यानी इंडिया से जो एक्सपोर्ट होता था माल, ठीक है, जो भी चीजें एक्सपोर्ट होती थी, अगर हम रॉ मटेरियल की बात करें, अगर हम टेक्सटाइल्स की बात करें, तो सिल्क और कॉटन से बनी जितनी भी चीजें हैं वो मतलब ज्यादा एक्सपोर्ट होती थी। क्योंकि आपको पहले ही पता है कि यहाँ पे जो इंडिया का सिल्क रहा या जो कॉटन रहा वो काफी अच्छी वैरायटी का और फाइन क्वालिटी का रहा। तो यहाँ पे मतलब जो मर्चेंट्स होते थे वो आर्मीनिया से आते थे, पर्शियन मर्चेंट्स होते थे, आर्मीनियन मर्चेंट्स होते थे, ठीक है, वो ले जाते थे यहाँ पे सारे जितनी भी चीजें हैं कॉटन की बनी हुई, सिल्क के बनी हुई जो कपड़ा होता था, ठीक है, वो अलग अलग फिर मतलब कंट्रीज में बेचते थे उनको, जैसे सेंट्रल एशिया में, अफगानिस्तान में, ठीक है, पंजाब से होकर ये जो गुजरता था रास्ता, ठीक है, और यहाँ पे बहुत सारे रास्ते हुआ करते थे जो इंडिया से लिंक अप करते थे दूसरे कंट्रीज को। जैसे कि आपको पता ही है माउंटेन पासेस होते हैं जो दो माउंटेन्स के बीच का रास्ता होता है, ठीक है, या डेजर्ट वगैरह जैसे रन ऑफ कच्छ है, गल्फ कंट्रीज को जो इंडिया है गुजरात और सूरत से उसको कनेक्ट करता है, गल्फ कंट्रीज को, ईरान, अरब को, ठीक है। तो ये सारे जो रास्ते होते थे इन्हें पोर्ट्स कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पोर्ट्स। यानी वो सारे पोर्ट्स जहां से बिजनेस जो है वो चल सके, जहां से जो ट्रेड है वो ले जा सके, हमें दूसरी कंट्री से कनेक्ट कर सके। अब इसमें कुछ ऐसे पोर्ट्स रहते थे जैसे कि बंगाल में हुगली रिवर जो होता था, हुगली रिवर के साइड से ये एक मतलब परमानेंट कोस्ट रहता था, पोर्ट रहता था, या साउथ ईस्ट पोर्ट रहता था, या सूरत जो गुजरात की बात मैं कर रही हूँ, यहाँ भी एक एक जाना माना पोर्ट रहा करता था। पोर्ट का मतलब यहाँ पे ही लोडिंग शिपिंग वगैरह होती थी माल की, और यही से दूसरी कंट्रीज में ले जाया जाता था, ठीक है। अब यहाँ पे हमने देखा कि जो मर्चेंट्स है ये उभर कर सामने है, ठीक है, इनका जो नेटवर्क है वो मतलब काफी एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट में काफी बड़ा बना, जो इंडियन मर्चेंट्स की यहाँ पे बात कर रही है, ठीक है, इन्होंने फाइनेंस करना स्टार्ट किया, ठीक है, चीजें मतलब चीजों पे पैसे लगाना स्टार्ट किए। उसके बाद ये लोग चीजें खरीदते थे। पहले क्या करते थे, पहले हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा कि ये लोग पहले पैसा देते थे, वीवर्स को एडवांस देते थे, वीवर जब बनाता था चीजें, ठीक है, तो वो कहाँ ले जाते थे फिर, वो मर्चेंट्स को देते थे, ठीक है। अब जो ये मर्चेंट्स था वो डायरेक्ट नहीं बेचता था, वो बीच में ब्रोकर रखता था। इसका जैसे कि कश्मीर में यहाँ पे मतलब लैंड ब्रोकर्स होते हैं, जमीनिक दलाल्स ना आसाम, ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे बीच में ब्रोकर्स रहते थे। ये जो मर्चेंट होता था ना, ये सीधे दूसरी कंट्री को नहीं बेचता था, ये इस ब्रोकर को बेचता था, ठीक है, ब्रोकर का नेगोशिएट करता था, यानी ये काफी अच्छे प्राइस अच्छे दामों पे फिर गुड्स को बेच के आता था, और इसी तरह ये जो सप्लाई है वो चल रही थी, ठीक है। लेकिन ये तब तक हुआ जब तक ब्रिटिशर्स यहाँ पे नहीं आए। देखो हर एक जगह आपका जो भी टॉपिक अभी तक रहा, बाद में जो भी चेंजेस रही वो ब्रिटिशर की वजह से ही, ठीक है। आपको बेसिकली पढ़ना ही है कि वेस्टर्न का इम्पैक्ट क्या पड़ा यहाँ पे, इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, चाहे वो इंडस्ट्रीज की बात आई, चाहे वो स्टील इंडस्ट्रीज की बात आई, या टेक्सटाइल्स की बात आई, ठीक है। अब जब यहाँ पे यूरोपियन कंपनी आई, ठीक है, वो पहले ट्रेड करने के लिए आई थी। आपको याद होगा कि उन्होंने क्वीन विक्टोरिया से एक सोल राइट लिया था कि यूरोप से सिर्फ हम ही कंपनी जाएंगे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि बाकी कंपनीज नहीं गई, डच भी गए, पुर्तगाल भी गए, ठीक है, कहाँ गए, इंडिया गए। मैम, मुझे आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है। सिर्फ आपको आ रही है कि दूसरों को भी प्रॉब्लम है? नो मैम, हमें आ रही है आवाज। नो मैम, हमें आ रही है अच्छे से। मैम नो आ रही है अच्छे से आवाज। आपका शायद नेटवर्क का इश्यू होगा, आप एक काम करो, जगह वगह चेंज करो, देखो नेटवर्क आएगा। सो क्या हो जाता है कि यहाँ पे जो यूरोपियंस थे इन्होंने क्वीन विक्टोरिया से एक सोल राइट लिया था, ठीक है, एक सोल राइट लिया था कि हम सिर्फ यूरोपियंस के साइड से जाएंगे ताकि कंपटीशन इंडिया के अंदर ना हो, ठीक है। अब यहाँ पे ये लोग कंपटीशन को कट करना चाहते थे, लेकिन जैसे कि मैंने बताया डच भी वहां गया, पुर्तगीज, क्योंकि उस पर तो कोई भी लॉ नहीं लगा था ना कि डच नहीं जा सकता, पुर्तगीज नहीं जा सकते, सिर्फ ये कि यूरोप से
हम खाली ईस्ट इंडिया कंपनी जाएगी। तो यहाँ पे आपको ये भी याद होगा 8th में, अगर आपको थोड़ा बहुत याद होगा, इन्होंने औरंगजेब से एक फरमान जारी किया था ताकि हमें कंसेशन मिले। किसको कंसेशन मिले? ईस्ट इंडिया कंपनी को, कि हम यहाँ पे ट्रेड करना चाहते हैं। अब यहाँ पे जो इंडियंस थे उन्होंने थोड़ी सी बेवकूफ़ी बरताई। यहाँ पे बेवकूफ़ी का मतलब, अगर यहाँ पे ब्रिटिश आ चुका था तो अगर ये लोग अच्छे अच्छे टैक्सेस इन पे इम्पोज करते, हेवी टैक्सेस इम्पोज करते, तो शायद नुकसान भी नहीं होता और पावर अपनी जगह रहती। लेकिन जो इन्होंने पहले ही क्या किया, कंसेशन देना स्टार्ट किया, उसके चलते क्या हो जाता था, वो लोग प्राइवेट ट्रेड भी करते थे। वो सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी का ट्रेड नहीं करते थे, वो प्राइवेटली चीजें खरीदते थे। और जब बात होती थी पैसे मांगने की, टैक्सेस पे करने की, वो मतलब औरंगजेब का फरमान दिखाते थे कि हमारे पास ये फरमान है, आप हमसे टैक्स नहीं ले सकते हो। ठीक है, तो ये जो चीजें बेसिकली मैं आपको क्यों बोल रही हूँ, ये जो चीजें हुई कि पहले से ही जो इंडिया था वो खसारी की तरफ जा रहा था। जब ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ एक कंपनी थी, अभी तक उसने पॉलिटिकल पावर गेन नहीं किया था। ठीक है, तो अब जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई, इन्होंने यहाँ पे अपना पत्ता आजमाया। ठीक है, तो इन्होंने पूरा कंट्रोल किया इंडिया को। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं इन्होंने पहले क्या किया, इन्होंने पहले पोर्ट्स को चेंज किया। ये जो पोर्ट्स इन्होंने रखे थे कंट्री में ट्रेड करने के लिए, जो जगह इन्होंने चुनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहले इनको चेंज करना स्टार्ट किया, ताकि ये जो इंडियन मर्चेंट्स है इनके लिए जितना भी पॉसिबल ट्रेड है दूसरी कंट्रीज को लेके वो कम हो। यानी चांसेस ये लोग काट रहे थे, ये लोग अपॉर्चुनिटीज ही छीन रहे थे। तो हम देख रहे हैं ना 1740s में, अगर मतलब पहले जो होता था सूरत से 16 मिलियन रुपए का ट्रेड होता था, अब वो 3। ठीक है, तो यहाँ पे अलग अलग पोर्ट्स इन्होंने डिस्कवर की, जैसे कि हुगली डिक्लेयर किया, उसकी जगह बॉम्बे और कलकत्ता नए नए पोर्ट्स लाए। ठीक है, वहां पे अपना कब्जा जमाया, क्योंकि आपका यहाँ पे क्या रहता था, आपका यहाँ पे ये क्वेश्चन रहा होगा कि पोर्ट्स अगर चेंज हो गए लेकिन इंडस्ट्रीज तो सेम रहेगी, ट्रेड तो सेम रहेगा, लेकिन पोर्ट्स जब चेंज हो, मानो ये एक अड्डा रहता है। ठीक है, अब पहले जो अड्डे पे कौन होता था, इंडियन मर्चेंट, लेकिन अब वो चेंज हो गया है, क्योंकि सारा पावर किसके अंडर है, सारा पावर मतलब यूरोपियंस के अंडर है, कॉलोनियल्स के अंडर है। तो इन्होंने पोर्ट्स चेंज किए, तो इन्होंने अपना कब्जा जमाया। ठीक है, और यहाँ पे हमने देखा कि जो ये ओल्ड से जो न्यू पोर्ट वगैरह ये लोग शिफ्ट कर गए, ये सबसे ज्यादा एक बड़ी मतलब टेंशन वाली बात हो गई इंडियन मर्चेंट्स की। और यहाँ से जो ट्रेड है वो ब्रोक आउट होना स्टार्ट कर दिया। अब देखो ये जो ट्रेड है ये ब्रोक आउट हुआ, इंडियन मर्चेंट्स जो थी ये मतलब खत्म होने लगे। ठीक है, इनका जो ट्रेड था वो बिल्कुल भी फ्लोरिश नहीं कर रहा था। लेकिन अब जो वीवर्स थे, जो काम कर रहे थे मर्चेंट्स के लिए, उनकी लाइफ पे क्या असर पड़ा और वो किस तरह इफेक्ट हुए, सवाल यहाँ पे यही है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बोला पहले, जो इंडस्ट्री जो ये कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, तो जैसे इसने पॉलिटिकल पावर गेन किया, ठीक है, तो काफी चीजें इसने इसने रोक टोक लगाई। पहली चीज क्या रोक टोक लगाई, इसने ये देखा कि जो एक्सपोर्ट हो रहा है, ठीक है, जो इंडिया से बाहर जा रहे हैं गुड्स, वो कोई और कंपनी ना खरीदे। जैसे कि फ्रेंच और डच की मैंने बात की थी, पोर्टुगीज की बात की थी, तो यहाँ पे ये लोग compete कर रहे थे ना इनको, तो इन्होंने ये इंश्योर किया कि ये जो वीवर्स है ये सिर्फ हमें ही बेचे। ठीक है, ये जो कपड़ा ये लोग बना रहे हैं ये सिर्फ किसको बेचे, ईस्ट इंडिया कंपनी को, ना कि दूसरे कंपनीज को, ताकि ये लोग जितना भी फायदा इनको हो रहा था पहले वो अब बिल्कुल भी ना हो, जितने भी चांसेस थे फायदा होने के। ठीक है, तो पहले इन्होंने क्या किया, अपना जो कंपटीशन है वो कट ऑफ कर दिया। ठीक है, क्योंकि पहले हमने देखा कि देखो ये दिखती सी बात है, अगर फ्रेंच था, डच था और पुर्तगाल था और ईस्ट इंडिया कंपनी था, ठीक है, चारों थे इंडिया में, यहाँ पे जो मतलब लोग थे, जो सेलर्स थे, ठीक है, जो सेलर्स थे उनको ये बेनिफिट था कि उन्हें कोई बेस्ट बायर मिल सकता था, जो सबसे ज्यादा बोली लगाता ये लोग चीज उसको देते थे। ठीक है, तो यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी जो होती थी वो पहले खसारे में थी, क्योंकि उनको पहले पता था कि हमारे बीच में कंपटीशन है, तो पहले उसने इस कंपटीशन को खत्म किया। ठीक है, इसने एलिमिनेट किया कंपटीशन को, इसने कॉस्ट के ऊपर कंट्रोल किया। ये जो मतलब बेचते थे जिस ये जो लोग बेचते थे जिस कॉस्ट पे भी क्या कॉस्ट पहले कंट्रोल करना कि नहीं, आप
ये किसने माइक ऑन की? म्यूट करे। की गुप्ता। सहरिश, आपको क्या प्रॉब्लम है रोज रोज? या फिर अभी तक आपको फोन चलाना नहीं आया? पहले इन्होंने कॉस्ट के ऊपर कंट्रोल किया, ठीक है। उसके बाद इन्होंने सप्लाईज पे कंट्रोल किया कि हमारे अलावा ये किसी और कंपनी को कोई भी चीज सप्लाई नहीं करेंगे। अब ये सारी चीजें इन्होंने की, तो किया कैसे? ठीक है। पहली चीज इन्होंने लोन प्रोवाइड की, किनको? वीवर्स को, कि आपको ये लोन ले लो। तो ये जो वीवर्स थे ये भी काफी हद तक बेवकूफ ही थे। क्यों थे बेवकूफ? इन्होंने लोन तो लिया, लेकिन इनको ये नहीं पता था कि ये जो लोन है आगे जाके यही हमारे लिए बर्डन रहेगा। ये लोग लोन लेते थे, अपनी चीजें मतलब प्रोडक्ट्स बनाते थे, अपनी पर्सनल नीड्स भी पूरी करते थे उस लोन से, और वो जो कंपनी होती थी वो लोन देते जा रही थी, ठीक है। और ये जो देते जाना लोन था, इनको ये लगा था कि हम पैसा कमाएंगे, हम एडवांसेस लेंगे, हम पैसा कमाएंगे। लेकिन इनको ये नहीं पता था कि ये जो लोन है हम दब रहे हैं कर्जे के नीचे, हम किसी और कंपनी को नहीं बेच सकते हैं। सेकेंड थिंग, ये आप बेचते भी तो यूरोपियंस को पता कैसे लगता? तो इन्होंने, जैसे कि सिक्योरिटी गार्ड्स नहीं होते, वैसे ही इन्होंने मानो एक तैनात किए थे गोमस्तास। ठीक है, गोमस्ता क्या होता है? गोमस्ता यूरोपियंस के द्वारा हायर किए गए कुछ सुपरवाइजर्स थे, जो सुपरवाइज करते थे, जो देखते थे कि ये जो सप्लाई है ये सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी को ही बेचे, किसी और कंपनी को ना बेचे, ठीक है। और ये जो गुमस्ता होते थे ये आउटसाइडर्स होते थे, ये विलेज से नहीं होते थे, क्योंकि देखो जो विलेजर्स होते हैं इनकी आपस में हमदर्दी होती है, ठीक है। ये लोग मतलब एक दूसरे के ऊपर शायद रहम भी कर लें। लेकिन क्या हो जाता था कि ये जो गुमस्ताज होते थे ये आउटसाइडर्स होते हैं, और कभी क्या हो जाता था, कभी कोई विलेजर, कभी कोई वीवर अगर बाहर मतलब बेचना चाहता था, ईस्ट इंडिया कंपनी के बगैर किसी को बेचना चाहता था, तो ये जो गुमस्ताज होते थे ये सिपाही को लेके, पियोन्स को लेके उन्हें मारते पीटते थे। यानी ये जो सिचुएशन थी गुमस्ता और वीवर्स के बीच में, वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। और जैसे कि मैंने बोला, लोन्स जो थे वो फ्लो हो रहे थे, ठीक है। ये लोग एडवांस ले रहे थे, लेकिन यहाँ पे ये लोग क्या कर रहे थे, इनके पास अब वक्त नहीं होता था अपनी लैंड को टिल्ट करने के लिए। पहले क्या होता था, पहले इनको जो मर्चेंट होता था, इंडियन मर्चेंट, वो उनको पैसा देता था, बोलता था कि आप पैसा रख लो, आप मुझे इस तारीख तक ये प्रोडक्ट देना, ठीक है। तो उसके चलते ये लोग क्या करते थे, वक्त पे काम करते थे, एंड सेकेंड थिंग ये लैंड को टिल्ट भी करते थे, कल्टिवेशन पे भी ध्यान देते। ईस्ट इंडिया कंपनी ने इनको मतलब लोन्स प्रोवाइड की, एडवांसेस प्रोवाइड किए, इनके ऊपर काम का बोझ भी बढ़ गया। जो फैमिली मेंबर्स थे वो सारे इन्वॉल्व होते थे इसी टेक्सटाइल के चर्चे में, कि खाली हमें क्या करना है, वोन करना है क्लोथ को, ठीक है। सेकंड थिंग ये यहाँ पे ये हो जाता था कि अब जो इनका लैंड होता था वो ये लोग लीज पे देते थे, किसी को किराए पे देते थे, क्योंकि उनको अब जरा भी मतलब वक्त नहीं होता था अपने लैंड के लिए, ठीक है। यानी ये लोग फुली किस पे अब डिपेंड हो गए, फुली ये लोग इसी विविंग पे डिपेंड हो गए, ठीक है। सेकेंड थिंग, जैसे कि मैंने बोला कि जो प्राइजेस होते थे, जो ये प्राइस फिर प्रोवाइड करते थे किनको? वीवर्स को। यानी जब प्रोडक्ट कंप्लीट हो जाता था उसके बाद जो ये कंपनी प्राइस प्रोवाइड करती थी वो कम, मतलब वो ज्यादा नहीं पड़ता था, इनको काफी कम होता था, क्योंकि हाथ से बनाया हुआ आपको पहले ही पता है कि काफी महंगा होता है एज कम्पेयर टू मशीन का बनाया हुआ, ठीक है। सो यहाँ पे ये जो कंपनी होती थी वो हमेशा क्या करती थी, दादागिरी दिखाती थी वीवर्स के ऊपर, और नतीजा ये हुआ कि बहुत सारे वीवर जो है वो तंग आकर उन्होंने अपना गांव ही छोड़ दिया, डेसर्ट कर दिए विलेज को, पूरा खाली कर दिया विलेज को, ठीक है। और ये जो पूरा खाली हो गया विलेज, उसके ऊपर से इन्होंने जो मतलब लूम्स वगैरह थे, ठीक है, जो मशीन्स वगैरह थे या जो हैंडलूम्स होते थे, वो भी ऐसे ही बेकार छोड़ दी और दूसरी जगह काम करने के लिए भाग गए, ठीक है। एंड कुछ ऐसे वीवर्स होते थे जिनके अंदर मानो वो मतलब करेज होती थी कि वो रिवोल्ट कर सके, वो मतलब जबान दराजी कर सके, वो ब्रिटिश ऑफिसर्स को अपोज कर सके। तो कुछ लोगों ने उसमें अपोज किया, कुछ लोगों ने क्या किया, कुछ लोगों ने अपना गांव ही छोड़ के भाग गए, और कुछ लोगों ने ऐसा किया कि उन्होंने लोन्स को रिफ्यूज कर दिया, बोला लोन्स नहीं चाहिए, हम अब अपने एग्रीकल्चर से ही खुश, ठीक है। समझ आया? तो यहाँ पे यही हो गया कि जो वीवर्स थे उन्होंने मतलब वो
हर तरफ से वो लोग परेशानियां झेल रहे थे। एक और परेशानी थी व्हेन मैनचेस्टर कम्स टू इंडिया। मैनचेस्टर सिटी है, ठीक है, यूएस की। तो ये जो मैनचेस्टर है ये इंडिया आया, इसका ये मतलब नहीं है कि सिटी इंडिया है, इसका ये मतलब है कि मैनचेस्टर के गुड्स जो मतलब चीजें थी वो इंडिया आने लगी। अब देखो पहली मुसीबत क्या थी? पहली मुसीबत थी कि इंडिया का अब एक्सपोर्ट रोका जा रहा था, इंडिया के गुड्स बाहर नहीं जा रहे थे, ठीक है, ये पहली मुसीबत हो गई थी। दूसरी मुसीबत अब ये हो गई थी कि इंडिया के अंदर पराए जो देश होते थे, पराई कंट्रीज, मैनचेस्टर वगैरह, उनके गुड्स आने लगे, यानी यहाँ का जो लोकल मार्केट है वो भी खसारे में। अब यहाँ का जो इंडियन जो मतलब गुड था वो इंडिया के अंदर भी काफी अच्छा नहीं बेचा जा रहा था, क्योंकि वीवर्स जो थे वो हाथ से बनाते थे, वो काफी महंगा होता था। और जो मैनचेस्टर के गुड्स होते थे, ब्रिटेन से जो गुड्स आते थे, वो मशीन का बनाया होता था, दैट्स वाई वो चीप होता था, काफी महंगा मतलब सस्ता होता था, ठीक है। एक स्टेटमेंट है यहाँ पे, हेनरी प्लॉडो जो थे 19 में, तो इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि जो इंडियन टेक्सटाइल्स है वो कभी रिड्यूस नहीं होगा, सिंस अगर दूसरा नेशन, दूसरी कंट्री सेम क्वालिटी का गुड प्रोड्यूस ना करे, यानी इंडियन टेक्सटाइल तब तक डिमांड में है जब तक दूसरी कंट्रीज बिल्कुल इसी तरह की क्वालिटी का गुड प्रोड्यूस ना करे, ठीक है। यानी अगर ये स्टेटमेंट है तो फिर क्यों ये डिक्लाइन हम देख रहे हैं, ठीक है। तो मैंने पहले ही बोला कि ये जो इंडस्ट्रीज आने लगी थी, ठीक है, इंडिया के बाहर, तो एक्सपोर्ट भी रोका जा रहा था और इंपोर्ट भी रोका जा रहा था। यहाँ पे जो कॉटन इंडस्ट्रीज थी इंग्लैंड के अंदर डेवलप हो रही थी, ठीक है। और मैंने बोला कि जो कॉटन है, अब देखो कॉटन जो मानो पहले कॉटन इंडस्ट्रीज कहाँ पे होती थी? इंडिया के अंदर, अब इंग्लैंड के अंदर भी, इंग्लैंड से भी ज्यादा ब्रिटिश वगैरह, ठीक है। तो इन्होंने देखा कि ये जो मतलब लगभग लगभग 31% जो इंडियन इंपोर्ट्स होते थे उनकी वैल्यू से 31% रहती थी, और बाकी जो कंट्रीज होती थी उनकी 50% रहती थी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया, सेम टाइम पे ये जो मार्केट है वो कोलैप्स हो गया, ठीक है। एंड सेकेंड थिंग, कोलैप्स तो हो गया, अब ये जो रॉ मटेरियल रहता था जो वीवर्स को अपने इंडिया में मिल रहा था, रॉ मटेरियल मीन्स रॉ कॉटन, ठीक है। अब रॉ कॉटन पहले ब्रिटेन को कहाँ से मिल रहा था? यूएस से मिल रहा था, ठीक है। अब यूएस से जब सिविल वॉर ब्रोक आउट हो गया, जब ब्रिटेन और यूएस के बीच में लड़ाई हुई इंडिपेंडेंस को लेके, तो जो ब्रिटेन है उसने रुक किया इंडिया की रॉ कॉटन लेने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे अब 1860s में हम यही मतलब दूसरी प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं कि पहले क्या था, पहले मार्केट तो खत्म किया, अब जो वीवर्स थे वो बचा कुचा जो भी प्रोडक्ट निकाल रहे थे, अब यहाँ पे रॉ मटेरियल नहीं मिल रहा था। रॉ मटेरियल कहाँ जा रहा था? सारा का सारा लगभग, सारा का सारा लगभग मतलब बहुत ज्यादा ब्रिटेन की ओर जा रहा था। रॉ कॉटन कहाँ जा रहा था? ब्रिटेन की ओर, और वो भी काफी कम प्राइसेस, ठीक है। तो काफी कम प्राइसेस पे होता था। अब सेकेंड थिंग देखो, पहले जो इंडस्ट्रीज थी वो मतलब कहाँ पे इस्टेब्लिश हो रही थी? बाहर, इंग्लैंड के यहाँ, तो या ब्रिटेन के यहाँ, ठीक है। तो इंडिया में वीवर्स थे जो हाथ से बनाते थे, ठीक है। तो हमने देखा कि वीवर्स को इतनी सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, बाहर से प्रोडक्ट आ रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम बढ़ती ही जा रही थी, और वो प्रॉब्लम क्या थी कि जो इंडिया है तब वीवर्स जो थे उनका जो मार्केट था वो पूरा जो था वो खत्म हो गया, क्योंकि उनके लिए पॉसिबल था कि वो मशीन गुड्स के मतलब आगे सरवाइव कर सके, क्योंकि मैंने पहले ही बोला कि ये जो मशीन गुड्स होते थे ये काफी कम दाम पे होता था, एंड सेकंड जल्दी हो जाता था। क्योंकि हमने देखा वो जो स्पिनिंग जेनी हमने देखी पिछले लेक्चर में, ठीक है, वो स्पिनिंग जेनी वो जो मशीन होती थी उसमें काफी सारे स्पिंडल्स लगे होते थे। तो अगर एक वीवर 10 दिन या 20 दिन में एक कपड़ा बनाता था, स्पिंडल जो मशीन्स होती थी मानो वो 20 कपड़े एक दिन में बनाता था, समझ आया? तो इस तरह का जो कंपटीशन है वो देखने को मिला। सो लेक्चर आपको समझ में आया? यस मैम। किसी को कोई क्वेश्चन, किसी को कोई कंफ्यूजन?
मैम आपने बोला ना ये जो फरमान वो दिखाते थे फिर और वो ये बोलते जी थे मतलब वो क्या करते थे कि वहीं से ना प्राइवेट ट्रेड भी करते थे वहीं से। तो हाँ वो क्या हाँ। जो जो ये मतलब जितना भी इनका ये सामान वगैरह था जिसका ये ट्रेड करते थे, तो वो क्या ये ब्रिटिशर्स का निकालते थे या फिर ये अपना प्रोड्यूस करते थे? मतलब मुझे क्वेश्चन समझ नहीं आया, आप कहना क्या चाहते हो? मैम आपने बोला ना वो जो फरमान मतलब दिखाते थे जब हाँ। वो उन टैक्स सॉरी टैक्स टैक्स के लिए बोला जाता था, तो तब वो जी दिखाते थे फरमान, बोलते थे ऐसा, तो हमारे पास फरमान है, आप हमसे नहीं ले सकते हो ये। तो लेकिन उससे पहले जी। आपने मेंशन किया ना ये अपना भी प्राइवेट जो ट्रेड है ना वो भी करते थे इसी के साथ ही। प्राइवेट का यहाँ पे मतलब है, सुनो सुनो, प्राइवेट ट्रेड शायद आपको समझ नहीं आया। प्राइवेट ट्रेड का मतलब है जो ईस्ट इंडिया कंपनी का ट्रेड नहीं होता था। फॉर एग्जांपल, मैं ईस्ट इंडिया कंपनी की मेंबर हूँ, ठीक है। अब अगर मैं कंपनी के द्वारा कोई चीज खरीद रही हूँ तो उस पे मुझे कंसेशन है, ठीक है, क्योंकि मेरे पास फरमान है। लेकिन अगर मैं घर का कोई चीज खरीद रही हूँ उसके लिए तो मुझे पे करना है ना बराबर से पैसे, ठीक है, टैक्स भी बराबर से, क्योंकि प्राइवेट ट्रेड के लिए फरमान मत है। फरमान किस लिए है? फरमान है ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया समझ कंपनी आया? के लिए। हम्म। ये मैम लोग क्या और करते ये ना गल्फ कंट्रीज जो है ना वो कौन सी कंट्रीज होती हैं गल्फ कंट्रीज? हैं, गल्फ कंट्रीज होती है वो वाली कंट्री जैसे कि आपका अरब हो गया जिसके चारों तरफ रेगिस्तान होता है, ठीक है। जो जैसे कि आपका अरब हो गया, अफगानिस्तान हो गया, ईरान हो गया, इराक हो गया, अरब हो या मतलब वो वेस्ट। कंट्रीज जिनके चारों तरफ जो डेजर्ट होता है। हाँ। ओके मैम। और बीच में सी होता है, समझ आया? हम्म। ओके। किसी और को कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन?